इब्लू पहाड़ों के नीचे एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम था डमरूपुर। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अजय। अजय अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ घर घर जाकर जो मिले वो काम करती और उसके बदले लोग उसे बचा हुआ खाना ले जाने के लिए देते। कई बार जब उन्हें काम नहीं मिलता तो उन्हें भूखे पेट सो जाना पड़ता। अजय बेटा, आज तो मुझे किसी घर में काम नहीं मिला। घर में सिर्फ कल का दूध बचा है, तो उसे पी ले। लेकिन माँ, तुम क्या खाओगी? मुझे आज भूख नहीं है बेटा। तब तक मैं जरा सुनीता जी के घर जाकर आती हूँ। मैंने सुना है कल उनके घर पूजा है, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। ठीक है माँ। मैं भूखे पेट ना सो जाऊं, इसलिए माँ भूख नहीं है ये झूठ बोल रही है। हे भगवान, कब तक हमें ऐसे जीना पड़ेगा? आप ही कुछ चमत्कार दिखा दो। ये क्या? इस बेचारे को तो बहुत चोट लगी है, लेकिन अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो कहीं ये मुझे डस्ट ना दे। जो होना है वो हो जाए, मैं इस बेचारे की मदद जरूर करूंगा। अजय धीरे धीरे डरते हुए उस सांप के पास जाता है और वो जब देखता है कि सांप पूरी तरह से बेहोश है तो वो उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है और उसके घाव पर मरहम पट्टी करता है। मुझे लगता है इस बेचारे ने भी कुछ नहीं खाया है, खून भी बहुत बह चुका है। लेकिन घर में तो सिर्फ आदमी के पीने के लिए दूध है। मैं वो दूध इस बेचारे सांप को दे देता हूँ। वैसे भी माँ मेरे लिए कितने दिन भूखी सो जाती है, एक दिन अगर मैं सो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अजय एक कटोरी में दूध लाकर उस सांप के सामने रख देता है और सांप अपनी ताकत जुटाकर धीरे धीरे उस कटोरी से दूध पी जाता है। अरे वाह, इसने तो सारा दूध खत्म कर दिया। सांप जी, आप अभी स्वस्थ होने तक बाहर मत निकलो। आप यहीं मेरे घर में रुक जाओ। मेरे घर में मेरी माँ और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। उस दिन के बाद अजय जब भी खाने पर बैठता था वो चुपके से थोड़ा खाना निकालकर उस सांप के बिल के बाहर जाकर रख देता। सांप भी चुपचाप आकर उस खाने को खा लेता और फिर वापस अपने बिल में जाकर बैठ जाता। एक दिन जब अजय सांप को खाना दे रहा था तभी उसकी माँ ने यह देख लिया। उसे लगा कि सांप उसके बेटे अजय को डसने वाला है, इसलिए उसने एक बड़ी सी लाठी उसकी तरफ फेंक कर मारी। उस लाठी को आते देख अजय बीच में खड़ा हो गया और वो लाठी आकर अजय के सर में लग गई और फिर उसमें से खून आने लगा। माँ भागकर अजय के पास गई। अजय, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? तुम बीच में क्यों आए? अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं उस सांप को मार डालती। यही तो मैं नहीं चाहता था माँ, वो बेचारा सांप पहले से ही जख्मी है। लेकिन अजय बेटा, वो सांप है, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो? माँ, वो कुछ नहीं करेगा। उस बेचारे को कुछ दिन यहाँ रुकने दो। जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएगा मैं खुद उसे बाहर छोड़ाऊंगा। ऐसा समझो कि वो कुछ दिन के लिए हमारा मेहमान है। ठीक है बेटा। हे सांप देवता, मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तभी चमत्कार हुआ और वो सांप बड़ा हो गया और उसके अगल बगल से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। अजय, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। जिस सांप को देखकर लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, तुमने उसे अपने घर में जगा दी, उसकी सेवा की, अपने भोजन से उसे भोजन दिया और आज उसकी जान बचाने के लिए खुद चोट खा ली। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। तुम्हारी बदौलत अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अपना हाथ आगे करो अजय।
जैसे ही अजय ने अपना हाथ आगे किया, उसके हाथ में एक बांसुरी आ गई। बांसुरी? ये ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जादुई बांसुरी है। जादुई बांसुरी? हाँ, इस बांसुरी के सुर में जादू है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तुम मुश्किल में हो, ये बांसुरी बजाना, ये तुम्हारी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। दूसरे दिन काम करते करते गिर जाने की वजह से अजय की माँ के सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब अजय को बताते हैं कि माँ के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अजय दूसरे दिन हर जगह से पैसे जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तभी उसे सांप देवता की बात याद आती है और वो जादुई बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। उसकी बांसुरी के स्वर हर तरफ घूमने लगते हैं। उसे सुनकर वहाँ एक नागराज आते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए? क्या आप मेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर सकते हैं? जरूर। इस जंगल में सीधे चलते जाना, उत्तर की ओर तुम्हें एक नदी मिलेगी। वहीं एक बदमाश नेवला है जिसने हमसे हमारा नागमणि छीन लिया है। तुम उसके पास से वो नागमणि मुझे लाकर दे दो, मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगा। इतना कहकर नागराज आए हुए रास्ते से वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं उस नेवले से नागमणि हासिल कैसे करूं? अजय कुछ सोचकर नागराज के बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है और उस नदी के पास पहुंच जाता है। वहां उसे नेवला दिखाई देता है। हे नेवले महाराज, क्या आप मुझे नागराज जी से ली नागमणि देने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं? जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते वापस चला जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नेवले महाराज, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं यहाँ से नागमणि लिए बिना नहीं जाऊंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। नेवला अजय पर हमला करने के लिए आगे आया, लेकिन अजय ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी के स्वर कान पर पड़ते ही नेवला भी सम्मोहित हो गया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नेवले महाराज, आप मुझे वो नागमणि लौटा दीजिए। जरूर लौटा दूंगा, लेकिन वो तो मैंने कुबेर के खजाने में रख दिया है, और उस खजाने की चाबी को इब्लू पर्वत के ऊपर एक गुफा है, उसमें एक राक्षस है, वो ले गया है। तुम मुझे वो चाबी लाकर दे दो, मैं तुम्हें नागमणि लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें वो चाबी ला दूंगा। और इस राक्षस से चाबी कैसे लेनी है, ये इस बार मुझे पता है। बिजलियों की कड़कड़ाहट में अजय पर्वत चढ़कर उस राक्षस की गुफा तक पहुंच गया। बस एक बार इस बांसुरी की आवाज सुन ले तो ये राक्षस भी मेरी बात मान लेगा। यह सोचकर अजय छुपकर बांसुरी बजाने लगता है। उसके स्वर पूरी गुफा में घूमने लगते हैं, लेकिन राक्षस पर उनका कोई असर नहीं होता। राक्षस की आंखें सामान्य है। यह देखकर अजय और जोर जोर से बांसुरी बजाने लगता है, लेकिन राक्षस अभी भी सामान्य है। यह देखकर अजय चिंता में पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर ये राक्षस सम्मोहित नहीं हुआ तो मैं उससे कुबेर के खजाने की चाबी कैसे लूंगा? उसी वक्त अजय की नजर राक्षस ने अपने कान पर बांधे हुए कपड़े पर जाती है। लगता है इस राक्षस को पहले से ही पता था कि कोई जादुई बांसुरी है जो उसको सम्मोहित कर सकती है। मुझे कुछ भी करके उस राक्षस के कान से वो कपड़ा दूर करना होगा, लेकिन कैसे? राक्षस को सम्मोहित करने का तरीका सोचते वक्त अजय की नजर उसके सामने खड़ी छोटी छोटी काली चींटियों पर जाती है और वो देखता है कि चींटियां उसकी बांसुरी सुनकर सम्मोहित हो गई हैं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या तुम किसी तरह उस राक्षस के कान पर बांधा वो कपड़ा फाड़ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर, अभी
रानी चींटी का हुक्म मिलते ही चींटियां एक लाइन बनाकर राक्षस की तरफ जाती है और फिर उसके शरीर पर चढ़कर कान की ओर बढ़ने लगती है। चींटियों के शरीर पर रेंगने से राक्षस को गुदगुदी होती है और वह हंसने लगता है। इसका फायदा उठाकर चींटियां बिना किसी रोक टोक राक्षस के कान पर बंधा कपड़ा फाड़ देती है। अजय जैसे ही यह देखता है वो बांसुरी बजाने लगता है और उसकी आवाज कान पर पड़ते ही राक्षस भी सम्मोहित हो जाता है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पहले तो तुम मुझे कुबेर के खजाने की चाबी दे दो और मुझसे वादा करो कि इससे आगे तुम कभी किसी को भी तकलीफ नहीं दोगे और एक अच्छे राक्षस बनकर रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर राक्षस ने अजय को खजाने की चाबी लौटा दी। अजय ने वो चाबी नेवले को दी। नेवले ने अजय को नागमणि वापस दिया और नागराज नागमणि के बदले अजय को सोने से भरा एक संदूक देते हैं। अजय ने उस पैसों से अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाया और उसके बाद वो अपनी माँ के लिए एक आलीशान घर बनवाता है, जहाँ उसकी माँ की खातिरदारी के लिए बहुत से नौकर चाकर थे। अजय को जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी और जब पड़ी तो उसके लिए जादुई बांसुरी तो उसके पास थी ही।